फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि कल हम अपना कंपनी चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम सबसे पहले कंपनी का डेफिनेशन पढ़े थे। उसके बाद कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़े थे कि उसकी क्या-क्या विशेषताएं होती हैं, क्या-क्या फीचर्स होते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के प्रकार, वर्गीकरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, कंपनी को कई भागों में बांटा गया है और कई बेसिस पे बांटा गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज कंपनी के प्रकार पढ़ने से। ठीक है, तो सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण। फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण, यानी कि निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर 3 कंपनियां होती हैं। 3 कंपनियां कौन कौन सी होती हैं? एक होता है राजज्ञा, जिसको हम चार्टर्ड कंपनी कहते हैं इंग्लिश में। दूसरा होता है हमारा स्टेचुरी यानी कि वैधानिक कंपनी। और तीसरा होता है समामेलित यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी। तो सबसे पहले जानेंगे कि राजज्ञा कंपनी क्या होती है। राजज्ञा, राजज्ञा का अर्थ निकल रहा है क्या कि राजा की आज्ञा। राजा की आज्ञा मतलब जो कंपनी राजा की आज्ञा के द्वारा चलाई जाती हैं। जैसे पहले की जो कंपनियां थी वो राजा के आज्ञा के द्वारा ही चलाई जाती थी। तो अभी इस टाइम अगर बात करें तो चार्टर्ड कंपनी नहीं है एग्जिस्टेंस में। और चार्टर्ड कंपनी कौन कौन सी थी आपकी मैं बात करूँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक चार्टर्ड कंपनी थी, जिसमें अंग्रेजों के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। और एक था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड, ऐसे कुछ नाम था उसका। ठीक है, तो वो दोनों क्या है, चार्टर्ड कंपनियां थी जिसपे अंग्रेजों का राज चलता था। मतलब अंग्रेज जो कहते थे उसके अकॉर्डिंग ही वो कंपनी चलती थी, यानी कि राजा के आज्ञा द्वारा। पहले के लोग क्या करते थे, राजा की जो प्रजा थी वो जो राजा नियम बनाते थे उसके अकॉर्डिंग ही चलती थी। तो उस टाइम जो भी काम होते थे उसको हम चार्टर्ड कंपनी कहते थे। दूसरी बात, अभी ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, अगर आप ये खोजेंगे तो ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। वैधानिक कंपनी यानी कि स्टेचुरी कंपनी। अब वैधानिक कंपनी क्या होती है? तो वैधानिक कंपनी की बात करें तो वैधानिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया हो। जिसमें हम बात करें, जिसके लिए हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद भवन में एक स्पेशल एक्ट पारित किया गया हो। जैसे आरबीआई एक्ट हो गया, इसके लिए 1935 है। एसबीआई के लिए 1956 है। एसबीआई के लिए आप देखेंगे तो 1953 है या 56 है, एक सेकंड, शायद 53 है क्या, मे बी 53 ही है। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिएगा कि एसबीआई का एक्ट 1953 है या 1951 है या 1956। एक बार चेक खुद करिएगा, मैं एक बार इसको देख के बताऊंगी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि 1953 है। तो ये एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था। और एलआईसी के लिए भी एक स्पेशल एक्ट है। एलआईसी के लिए आपका है 1956, 1956। मतलब जिसको बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट पारित किया गया वो स्टेचुरी कंपनी में आती है, यानी कि वैधानिक कंपनी में आती है। अब रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है? रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिसको कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 में या फिर 1956 में किसी भी अधिनियम के अंतर्गत उसको रजिस्टर किया गया। वही क्या होता है, समामेलित कंपनी। यानी कि जो आपने कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा है उसी कंपनी का डेफिनेशन ही समामेलित कंपनी कहलाएगी। ठीक है, वही कंपनी का डेफिनेशन समामेलित कंपनी कहलाएगी, यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन 2013 के तहत या फिर 2013 से पहले किसी भी अधिनियम के तहत हुआ हो, वही आपकी क्या होती है, रजिस्टर्ड कंपनी, यानी कि समामेलित कंपनी। आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ अ फॉर्मेशन के बेस पे जो 3 कंपनियां हैं, पहला चार्टर्ड कंपनी, दूसरा स्टेचुरी कंपनी और तीसरा है रजिस्टर्ड कंपनी, तीनों कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। के बाद हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, यानी कि सदस्यता के आधार पे कंपनियां कितनी होती हैं। तो सदस्यता के आधार पे बताएं तो तीन प्रकार की होती हैं। पहला आपका अंशों द्वारा सीमित कंपनियां, यानी कि जिनका जो लायबिलिटी है वो केवल उनके द्वारा लिए गए अंशों तक ही सीमित रहेगा। दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी और तीसरा है आपका असीमित कंपनी।
असीमित कंपनी तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो आज जान जाइए। अंशों द्वारा सीमित कंपनियां कौन सी होती हैं? मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी है एक। कंपनी में कई सारे मेंबर्स होते हैं, मान लीजिए ABC, तीन लोग हैं ABC, ठीक है। आप और भी कोई अदर नेम ले सकते हैं, XYZ, जो आपको मन करे। ए ने कंपनी से 10 रुपये का शेयर लिया, ए ने कंपनी का 10 रुपये का शेयर लिया, बी ने कंपनी का 5 रुपये का शेयर लिया और सी ने कंपनी का मान के चलिए 3 रुपये का शेयर लिया, ठीक है। तो कंपनी को अब कंपनी का समापन हो रहा है या फिर बात करें कि कंपनी अभी 1 साल हो गया है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जा रहा है और लायबिलिटी पेमेंट की जा रही है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ 10, 5, 15, 15, 3, 18। मान लीजिए कंपनी को 20 रुपये चाहिए था, मतलब 20 रुपये की लायबिलिटी आई है कंपनी की और कंपनी को 20 रुपये चाहिए था। तो कंपनी के मेंबर ABC 3 लोग हैं। ए ने 10 रुपये लिया है तो ए केवल 10 रुपये देने के लिए लाइबल है। बी ने कितना लिया है? 5 रुपये, तो केवल 5 रुपये देने के लिए लाइबल है। और सी ने कितना लिया है? 3 रुपये, तो ये केवल 3 रुपये के लिए ही लाइबल है। बाकी के जो 2 बच रहे हैं वो तीनों मेंबर मिला के भी नहीं देंगे, ठीक है। अगर उनके पास है, अगर वो देना चाहते हैं तो दे भी सकते हैं, लेकिन कंपनी इनको फोर्स नहीं कर सकती। यानी कि ये जितना का अंश लिए हैं उतना ही देंगे, इनकी लायबिलिटी उतने तक ही सीमित है। ऐसी कंपनियों को हम कहते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी। जितना अंश लिए हैं उतने तक की ही लायबिलिटी इनकी बनती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा देखिए, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी में कोई शेयर नहीं खरीदा जाता है, कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर शेयर नहीं लेते हैं पार्टनर्स। अगर मान लीजिए कंपनी है तो वो जो भी गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां होती हैं उसमें अगर मान लीजिए AB 2 लोग हैं, दोनों लोग इस कंपनी में काम करते हैं और एज अ गारंटर के थ्रू, मतलब ये कंपनी से पहले से वादा करेंगे कि अगर कंपनी वाइंड अप में जाती है, यानी कि कंपनी का समापन होता है, तो दोनों लोग मिल के 10,000 रुपये पेमेंट करेंगे एज अ गारंटर, ठीक है। यानी कि कोई शेयर नहीं खरीदे हैं, कोई ऐसे प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर नहीं खरीद रखा है, कोई डिबेंचर होल्डर नहीं है। बस इन्होंने गारंटी दिया है कि अगर कंपनी बंद होती है तो ये केवल 10,000 रुपये देंगे। तो ये कहा जाएगा कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। और सबसे मेन पॉइंट है कि इसी 10,000 रुपये के लिए इनको प्रॉफिट भी मिलता है, और लॉस, अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी मिलता है इनको, अगर लॉस होता है तो कंपनी के लॉस को भरने के लिए लाइबल नहीं है, बल्कि केवल 10,000 देंगे। अगर 10,000 में कंपनी का लॉस खत्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये कंपनी के और लॉस को बेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। मतलब कंपनी का, वो भी जब कंपनी बंद होगी तभी ये 10,000 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा है असीमित कंपनी, यानी कि जिस कंपनी के मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो असीमित होती है। यानी कि अगर कंपनी को लॉस हो रहा है और पार्टनर्स ने पैसे दे दिए हैं, अब उनकी जितनी लायबिलिटी बनती है, और उसके बावजूद भी कंपनी का लॉस फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेंगे, जो पार्टनर्स हैं उनके घर से क्या करेंगे, पैसे, उनकी संपत्ति को बेच के उस पैसों को चुकाएंगे। तो उसको कहते हैं असीमित कंपनियां। असीमित कंपनी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पार्टनरशिप, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एकाकी व्यापार हो गया, पार्टनरशिप हो गया, ये दोनों इसके बेस्ट एग्जांपल हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। बाकी के हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज 2 चीज़ें हमने समझ ली हैं। और सबसे पहली बात, आप लोग ऐसे ही पैराग्राफ, ऐसे ही क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम बना के आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।